दोस्तों मुनव्वल हाजिर हैं लाइब्रेरी में। मुझे खुशी हुई कि आपको वो किताब अच्छी लगी। खालिद हुसैनी का नावल था काइट रनर। इस दौरान कुछ मेरा दिल नॉन फिक्शन पढ़ने की तरफ रहा। एक बड़ी खूबसूरत किताब मेरे हाथ लगी चार्ल्स डिंग की। ये एक नए राइटर हैं। इन्होंने एक किताब लिखी आदत के हवाले से, द पावर ऑफ हैबिट, वाई वी डू वट वी डू इन आवर लाइफ एंड बिजनेस। बड़ी अच्छी किताब इसलिए लगी कि उन्होंने वो बातें करी जो उमूमी तौर पर हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी की रूटीन में किस तरह से शामिल है। ये किताब एक बड़ा डायमेंशन रखती है, इसलिए कि इन्होंने ना सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर बल्कि इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर और आगे जाकर पूरी सोसाइटी के लेवल से बात की। मतलब कुछ इस तरह से जैसे इंडिविजुअल लेवल पर हमारी बहुत सी हैबिट्स होती हैं। अब यकीनन कुछ बुरी हैबिट्स होती हैं, कुछ अच्छी हैबिट्स होती हैं। बुरी हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग लोग करते हैं या अल्कोहलिज्म करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जैसे गुटखा वगैरह खाते हैं, निस्वार खाते हैं, इस किस्म की चीज़ें खाते हैं। या फिर और आगे जाएँ तो गैम्बलिंग करते हैं, कुछ लोग वुमनाइजर्स होते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। ये बुरी हैबिट है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। और अगर आगे जाकर देखें तो कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो एक इन जनरल कंपनीज़ की या इंस्टीट्यूशंस की ख़राब होती हैं। और ऐसी हमें बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। खुद हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे इदारे मिलेंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर कुछ चीज़ें जो रूटीन में गलत होती चली जा रही हैं और साल दर साल हो रही हैं। वो एक हैबिट है जो बन गई। और फिर और आगे जाएं तो हम देखते हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह से इस्टेब्लिश हो गई हैं जो कि रॉन्ग हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक कि उसमें ह्यूमन राइट्स हैं जो मुसलसल एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, या ख़वातीन के राइट्स हैं मुसलसल एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद ये कि चूँकि वो सोसाइटी का हिस्सा है, वो एक पूरी सोसाइटी की हैबिट है जिसने सोसाइटी को गलत रुख में डाल दिया है। चार्ल्स डिंग ने अपनी इस किताब के अंदर द पावर ऑफ हैबिट के अंदर इन तीनों लेवल्स पर बात की। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी, इंस्टीट्यूशन और जो कंपनीज हैं उनके बेसिस के ऊपर भी, और ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर भी, कि किस तरह से कोई भी हैबिट डेवलप होती है, किस तरह से हैबिट के कंस्टिट्यूएंट्स बिल्ट होते हैं, किस तरफ किस रुख में वो जाती हैं, और फिर उसके बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह मुमकिन है, किस तरह से बेहतरी की गुंजाइश बन सकती है। तो ये बड़ा अच्छा है मौजू था। मैंने सोचा कि इस पर डिस्कशन कर लेंगे, इस किताब को समझ लेंगे। चार्ल्स डिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल नए राइटर हैं। 2 किताबें इनकी आई, एक तो ये पावर ऑफ हैबिट, वाई वी डू व्हाट वी डू इन आवर लाइफ एंड बिजनेस, और स्मार्टर फास्टर बेटर। इनका बैकग्राउंड कुछ यह है कि ये अमेरिका में होते हैं। किताब बहरहाल ये टोरंटो में पब्लिश हुई थी और इनकी तालीम येल यूनिवर्सिटी में और हार्वर्ड में हुई है। तो ऐसा करते हैं, एक छोटा सा पहले क्लिप देख लेते हैं कि इस किताब के पीछे इनकी मोटिवेशन क्या थी, फिर इसके बाद थोड़ी सी बात हम और भी आगे करते हैं। But so I heard about this one army major about an hour south of Baghdad that was doing this experiment in a city named Kufa. Kufa was one of these towns where riots would break out all the time and people were being killed. And so the army major had been sent down to Kufa, and his assignment was stop the riots. So this guy shows up, he studies a whole bunch of videotapes of riots that were shot by drones. He goes to the town mayor and he says, a whole laundry list of requests. And his last request is, can you take all of the food vendors out of the plazas in Kufa? And the mayor, who's dealing with suicide bombers and, you know, all types of terrible stuff, says, sure, I can take all the food vendors out. That's the easiest thing you've asked me to do. So a couple of weeks later, this crowd starts growing in around the Grand Mosque of Kufa, which is this very contentious mosque. And the crowd gets bigger and bigger over time, and what the army major explained to me is that when riots happen, they take hours to develop. Like on the news, it looks like they just broke out, right? But those people have been in that plaza for hours and hours and hours until eventually something kind of sparks and the entire crowd goes wild. So the crowd grows and grows and grows and grows. Time goes by, it gets bigger and bigger and bigger. It gets to about 5:30, people are hungry, and they start looking for all the food vendors that they normally buy kebabs from. And they're not there. So the people at the outer ring of this crowd go home because they're hungry and they're just spectators. And then the people who are one ring in see these people leaving and think to themselves, where are they going? The party must be someplace else. Like, why am I hanging out if everyone else? So they leave. And then the people one ring in, they leave as well, until eventually you get to these rabble-rousers who are the people who start the riot in the first place. And they look around and realize there's nobody there. So they go home. And over the 9-month period that the major had been there hadn't been any riots. So when I talked to this guy, I was totally fascinated by this. I could talk to him in a very well-fortified building where no one could shoot at me. And so I had asked as many questions as I could. And I said, how did you know that this was going to happen, that removing the food vendors would do this? Because there had been riots for years in Kufa. And what he said was,
that the military is essentially this huge habit experiment, right? When you enroll, is anyone a veteran? I don't know if anyone. Oh, okay, so a couple people. So you know this far better than I do. When you enroll in the military, basically their whole goal is to teach you these new habits, right? Like when people are shooting at you, instead of running away like sensible people do, stand there and shoot back. Or more importantly, how do you get along with people that you can't stand? Or how do you make decisions when you're exhausted or when you're under fire? Or how do you talk to your spouse when you're on another continent? Or even just spending habits. How do you save money? The military is this huge, huge laboratory for changing habits. And what this major told me is that once you start looking at the world through the lens of these habits, once you sort of understand how they work, all of a sudden everything looks different. And you understand that a riot can be stopped by taking away the food vendors. दोस्तों आपने देखा क्लिप, कितनी इंटरेस्टिंग बात थी। चार्ल्स डिंग ने जिस तरह से बताया अपने उस छोटे से वीडियो क्लिप के अंदर, हमने देखा कि वो इराक के शहर कूफा में जहाँ पर बम्बार्डमेंट हो रही है और जहाँ पे सुसाइडल बॉम्बिंग हो रही है, वहाँ पर वो एक अमेरिकन कमांडर और जो भी है वो आता है वहाँ पे, और वो किस तरीके से, किस साइंटिफिक अंदाज में और कितने एक इंटरेस्टिंग वे में उन तमाम मसाइल पर काबू पाता है कि साहब शहर में से फूड हटा दी जाए तो कलेक्शन ऑफ पीपल खुद ही ख़त्म हो जाएगा और एक रूट की तरफ जो चीज़ें जा रही होंगी वो रुक जाएंगी। ये एक बड़ी साइंटिफिक बात है और इस किताब के अंदर भी ऐसी ही बहुत सी साइंटिफिक बात है। मैं चाहता हूं कि एक साइंटिफिक बात मैं और भी करता चलूं कि ये जो हैबिट है और ये जो एडिक्शन है, इसमें क्या कनेक्शन है। मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ा ग्रे एरिया है। एडिक्शन जब बन जाती है जब कभी भी हमारी नॉर्मल जिंदगी की वो नेसेसिटीज़ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो सेक्रीफाइस होने लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी मिसाल कर लूँ पहले इससे आगे बात करने से पहले। फॉर एग्जाम्पल हम फेसबुक पे बैठते हैं, अगर फेसबुक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इससे बड़ी सारी दुनिया में सोशल इंटरेक्शन होती है, मैं भी लाइक करता हूँ, और लेकिन जब ये फेसबुक या ये व्हाट्सअप जिस वक्त हमारी अपनी फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस करने लगे, तो इसका मतलब ये कि ये एडिक्शन बनती जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। एनीवे, थोड़ा सा देखते हैं कि एडिक्शन का मसला क्या है। बायोलॉजिकली अगर हम ब्रेन को देखें तो उसमें एक रिवॉर्ड सेंटर होता है। आप हैरान होंगे कि हमारे अंदर 2-3 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं जिनको हम प्लेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जो हमें बड़ा खुशी का एहसास देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोपामीन है, या एक और है एंडोर्फिन, ये और सेरोटोनिन। एंडोर्फिन वो है जो एक्सरसाइज के दौरान रिलीज होता है और हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करके समझते हैं कि हमारे अंदर बड़ी पावर आ गई है। डोपामीन भी एक ऐसे प्लेजेंट सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन के कुछ हिस्सों से निकलता है। एक का नाम न्यूक्लियस एक्कुम्बेन है और एक और एरिया है वेंट्रल टेगमेंटल न्यूक्लियाई। ये दो एरियाज है जहां से डोपामिन रिलीज होता है, और वहां से निकलकर ये दो पाथवे के जरिए से, एक मीजोलिम्बिक पाथवे कहलाता है और एक मीजोकॉर्टिकल पाथवे कहलाता है, उसके थ्रू पूरे ब्रेन में फैल जाता है। तो ये जो डोपामीन है ये रिलीज कब होता है? ये रिलीज इस तरह से होता है कि जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर हैबिट में जाते हैं तो ये वहां से रिलीज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आज सुबह मैं ड्राइव कर रहा था ना, तो मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ बिना सोचे हुए कि पीछे मिरर भी नहीं देख रहा हूँ, साइड मिरर भी नहीं देख रहा हूँ, गाड़ी दौड़ाता जा रहा हूँ, असल में मैं रोड पर नहीं चल रहा हूँ, मैं अपने मीजोलिम्बिक और मीजोकॉर्टिकल पाथवे पर चल रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि जब मैं शुरू में ड्राइविंग सीख रहा था आज से 20-25 साल पहले, तो उस वक्त मुझे बड़ी परेशानी होती थी दाएं बाएं देखने की। अब मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि मेरे डोपामीन ने उस पूरे मीजोकॉर्टिकल पाथवे को इतना थिक कर दिया है और डोपामीन के रिलीज ने इतना उसको स्लिपरी कर दिया है कि मैं गाड़ी उठाता हूं और बहुत कैसे आंखें बंद करके चला सकता हूं, या आप भी चला सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, मतलब वो आदत जो है उसने डोपामीन के रिलीज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा, इसके ऊपर मुख्तलिफ इन्होंने तजुर्बात भी किए। एक तजुर्बा हुआ था 1950 में, जेम्स ऑल्ड और पीटर मिलनर ने किया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैट्स लिए और उनके ब्रेन के अंदर, चूहों के ब्रेन के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोड इंप्लांट कर दिए। ब्रेन जो था चूहों का, वहां पर एक एरिया था बेसल गैंग्लियन, एक ऐसा ही ट्रैक था वहाँ पर भी जिसको हम मीडियल हाइपोथैलेमस के दरमियान और इस वीटीए यानी वेंट्रल टेगमेंटल न्यूक्लियाई के दरमियान होता है वो ट्रैक। वहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रोड लगा दिया और उस इलेक्ट्रोड का एक उन्होंने हुक भी बना दिया। अब एक चूहे को या कई चूहों को उन्होंने एक छोड़ा एक मखसूस ट्रैक के ऊपर, और उन्होंने देखा कि जब वो उस लीवर को दबाते हैं तो डोपामिन उनमें रिलीज होता है। आप बड़े हैरान होंगे सुनकर कि 7500 बार 12 घंटे के अंदर चूहों ने जो है उसको दबाया। क्यों? इसलिए कि वहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे थे वो उनकी इतनी प्लेजेंट सेंसेशन दे रहे थे। अब वो कैसी ड्राइव के सेटिस्फाई हो रही थी, इधर इट वाज लाइक ए सेक्सुअल ड्राइव और कौन सी ड्राइव थी, मगर दे आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन। इससे साबित होता है कि वहाँ पर वाकई एक सेंटर मौजूद था जहाँ से डोपामीन रिलीज हो रहा था, और उस हैबिट की वजह से वो जो एडिक्शन डेवलप हो रही थी और वो मुसलसल न्यूरोट्रांसमीटर जो बेसल गैंग्लियन से रिलीज हो रहा था, उसकी वजह से वो स्लिपरी पाथवे बन गया था।
अनटिल अनलेस कि उन्होंने उसका एंटागोनिस्ट दिया, फेंथोलामीन या कुछ और दिया, जिसके बाद जो है वो एडिक्शन या वो हैबिट रुकी जाके। बिल्कुल ऐसी इंसानों में भी होता है। इंसानों में भी न्यूक्लियस एक्यूमेंट मौजूद है और इंसानों में भी वेंट्रल टैगमेंटल न्यूक्लियाई है, और जब भी कोई हम हैबिट डेवलप करते हैं तो इसी तरह से वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और हमको उस मखसूस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके ऊपर हम बाद में भी देख लेंगे। अच्छा, जहाँ तक डोपामिन का ताल्लुक है, मैं एक और बात बताता चलूँ कि आजकल भी हम अक्सर और बेशतर देखते रहते हैं फेसबुक में लोगों के रवैयों को। बाज़ लोग बड़े मैनिएक होते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे होते हैं, बड़े उनका मूड एलिवेट होता है, या फिर साइकोसिस होता है, या न्यूरोसिस होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है। ये तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनमें डोपामिन बड़ा हुआ होता है। और आप हैरान होंगे कि हम जो दवाएं देते हैं ना, डॉक्टर्स वगैरह, वो एंटी डोपामिनर्जिक देते हैं। वो नहीं डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं ताकि मूड नीचे आ जाए और लोग इंसानों की तरह बिहेव करें। एनीवे, मेरा ख्याल है कि हम अगले सेगमेंट में आते हैं और वहाँ पर फिर बैठकर साथ मिलकर जरा किताब देख लेते हैं कि इस किताब में क्या है और इसका एसेंस क्या है। बातें शॉर्ट ब्रेक के बाद यूँ साथ रहिए। आलमी तिजारत का नया मरकज गवादर। गवादर का बाएतमाद इदारा न्यू विजन ग्रुप आपको दे मुस्तकबिल की कीमती सरमायाकारी का सुनहरी मौका। अमेरिका और कनाडा में रहते हुए सरमायाकारी और भी आसान। गवादर मास्टर प्लान की अहम और कीमती लोकेशन। गवादर की मरकजी शहरा और 0 पॉइंट पर वाक़या साहिल समंदर से करीब तरीन 100, 200, 300 गज के रिहायशी तिजारती प्लॉट, 1 एकड़ 2 एकड़ के इंडस्ट्रियल प्लॉट, निहायत मुनासिब कीमत और महाना आसानी के साथ में अभी अपने प्लॉट बुक करवाएं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता फरमाएं। इनका हर गाना, हर गीत है रूह में उतरता हुआ। सो नाउ यूनिवर्सल रियल एस्टेट ब्रोकरेज, स्काईवर्ड बिजनेस सेंटर एंड वतन कबाब प्रेजेंट्स सज्जाद अली लाइव इन कॉन्सर्ट Saturday 21st March at 6:30 p.m. at the Meeting House, Oakwell. Tickets are starting from $25. For tickets and bookings, call Amir Shamsi at 416-662-7861 or Mo Sheikh at 416-818-1184 or visit universalpromotions.ca. मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ।
एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रेवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रेवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। GTA Real Estate Investments. Pre-construction or resale. Consult trusted realtors. Get first access and incentives. Contact Khalid Aziz or Mashood Khalid, 647-865-2949. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. वेलकम बैक दोस्तों। तो अब हम यूँ करते हैं किताब पर चलते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं किताब पर जाने से पहले थोड़ा सा एक डिफरेंट एक मौजू है जो कि किताब से ऑफ कोर्स किताब के हवालों में जगह जगह शामिल है। वो एक चाइनीज़ फ़िलासफ़ी है, आपने यकीनन सुना होगा। हम उसको प्रोनाउंस तो करते हैं ची की तरह, CHEE, मगर जब हम लिखते हैं उसको तो वो QI की तरह लिखते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फ़िलासफ़ी है। इसका मतलब है एयर और ब्रेथ, यानी अगर हम इसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, इसको हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। एथिमोलॉजिकल जो इसके मीनिंग्स हैं, यानी एथिमोलॉजिकल का मतलब ये कि कोई भी लफ्ज़ या जो मायने होते हैं उसकी एक डेवलपमेंटल स्टेज है। उसकी नज़र से अगर हम देखें तो उसकी एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल उन्होंने दी है चाइनीज़ तहजीब में कि जब कभी भी हम चावलों को गर्म करते हैं तो जो उसमें से एक फ्यूम निकलती है, दैट इज़ व्हाट द ची इज़। ये है वो उसकी लाइफ, ये है उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है। और अगर हम इसके फिलोसफिकल मीनिंग्स में जाएं तो फिर हम देखते हैं कि ची और मैटर के ऊपर ख़ासा डिस्कशन है चाइनीज़ पूरे फिलोसफिकल स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारा बुद्धाइज़्म है या ताओइज़्म है वो ये कहता है कि साहब मैटर है जो ची से निकला है, जबकि न्यू कन्फ्यूशनिज्म ये कहता है कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, बल्कि ची है जो कि मैटर से निकली। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मौजू है। मगर इसके बाद भी एक और बात है दोस्तों कि ये जो किताब है पर्टिकुलरली, इस किताब के अंदर हमने असल में इन्हीं 3 लेवल पर डिस्कशन की है, जो हम कहें या राइटर या आप हम सब मिलकर असल में इन्हीं 3 लेवल पर डिस्कशन हुई है। एक तो ये कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर किस तरह से एक ची की सराउंडिंग के अंदर इस पूरे जो लाइफ का एसेंस है उसके सराउंडिंग में किस तरह से कंपोजिशन, एक कलेक्शन डेवलप हो सकती है, किस तरीके से कनेक्शंस डेवलप हो सकती हैं। फिर एक दूसरा स्टेप ये है कि किस तरीके से एक विल पावर जो है वो डेवलप हो सकती है, और उस विल पावर को हम तीसरे स्टेप के अंदर कैसे ग्रो कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी, इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर भी और सोसाइटी के लेवल के ऊपर भी। तो ये कुछ एक बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, और इसको हम देख भी लेंगे किताब के हवाले से भी आगे जाकर। मगर अब जरा सी किताब पे बात कर लेते हैं। किताब जो है दोस्तों, जैसा मैंने कहा 3 लेवल पर है, 3 पार्ट्स पर है। पहले पार्ट में इन्होंने 3 चैप्टर डिस्कस किए और बहुत ही सिंपल वे के अंदर डिस्कस किया, एग्जाम्पल्स दे कर डिस्कस किए। उन्होंने कहा कि जो पहला हिस्सा है इसके अंदर 3 चैप्टर है, उसमें खुसूसन बात यही हुई है कि साहब किस तरह से एक हैबिट लूप डेवलप होता है। तो पहले चैप्टर में उन्होंने बताया कि हैबिट लूप जो है उसके 3 हिस्से, एक है CUE, दूसरी चीज़ है Q यानी एक तरह का ट्रिगर है कि एक स्टिमुलस है, एक सिग्नल है जहाँ से हम कोई भी काम शुरू करते हैं, हमारे जहन में ख्याल आता है और फिर हम वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद सेकंड
जो पार्ट है उसका, वो है लूप का, वो है रूटीन, यानी हम एक मखसूस रूटीन में चले जाते हैं। और तीसरी जो अहम बात है वो है रिवॉर्ड। तो वो जो क्यू है वो एक ट्रिगर है कि हम कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, दूसरा रूटीन है कि हम उस मखसूस रूटीन में जाते हैं और वो रूटीन में करते चले जाते हैं, और फिर तीसरा ये कि हम एक रिवॉर्ड हासिल करते हैं। वो रिवॉर्ड वो हैप्पीनेस है, वो प्लेजर सेंस है जो डोपामिन रिलीज करता है हमारे अंदर और हम उसको इंजॉय करते हैं। ये इनका पहला चैप्टर था। दूसरे चैप्टर पर जब ये आते हैं तो वहां पर इसका नाम उन्होंने दूसरे चैप्टर रखा है द क्रेविंग ब्रेन, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। ये बड़ी अहम सी बात है, मगर ये बड़ी समझने वाली बात है। इन्होंने क्या किया, मिसाल दी, किसकी, टूथपेस्ट की मिसाल दी कि हम रोज़ाना टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मलते हैं, दांतों पे कुल्ली करते हैं, तो क्या हुआ साहब, वही तीन बातें हैं। एक चीज़ है ट्रिगर यानी क्यू कि हम दांत साफ करना चाहते हैं, दूसरा चीज़ क्या है, रूटीन यानी हम उसको ब्रश करते हैं, और तीसरी चीज़ क्या है कि हम उससे रिवॉर्ड हासिल करते हैं, हमारा मुंह साफ हो जाता है और एक अच्छी फीलिंग भी आती है। तो क्या हुआ साहब कि टूथपेस्ट उन्होंने कहा कि साहब जैसे एक टूथपेस्ट है पेप्सोडेंट के नाम से, पेप्सोडेंट्स वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि साहब क्यों ना हम इसके अंदर क्रेविंग डाल दें एक फिजिकल स्टिमुलस की फॉर्म में। तो उन्होंने एक थोड़ी सी सोर चीज़ मिला दी। अब वो जब आप करें तो उसके बाद आपको फीलिंग हो कि साहब जैसे कोई चीज़ वाकई हुई है, और उसके बाद जो है मुंह की स्मेल भी अच्छी हो रही है, मुंह में से अच्छी स्मेल भी आ रही है। तो क्या हुआ साहब कि पेप्सोडेंट जो है वो बिकता चला गया। बिल्कुल ऐसी इन्होंने एक और मिसाल भी ली, जैसे फिब्रिज होते हैं, फिब्रिज जैसे कि वो कमरे में आप मारते हैं ताकि एक अच्छी स्मेल आ जाए, एक थोड़ी सी एयर फ्रेशिंग की फीलिंग आ जाए। फिब्रिज वालों ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने कहा कि साहब फिब्रिज जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कपड़ों में से खराब स्मेल खींच लेती है, और वाकई ऐसा था कि इन्होंने एक ऐसा केमिकल मिलाया कि अगर कपड़ों में से टोबैको की स्मेल आ रही है तो वो निकल जाएगी अगर फिब्रिज वाला केमिकल जो है वो किसी तरह से कपड़ों में आए। इन्होंने इसकी एग्जाम्पल ली कि साहब एक साहब हैं जिनकी बीवी से झगड़ा होता रहता है, बीवी कहती है कि तुम सिगरेट रोक दो, उनकी शादी ख़राब होती जा रही है। एक दिन वो बेचारे अपने ऑफिस से वापस आते हैं, जब वापस आते हैं तो बीवी कहती है कि क्या तुमने आज लगता है स्मोकिंग नहीं की। इस पर वो चिढ़ जाते हैं, कहते हैं यार क्या तुम हमेशा मुझे स्मोकिंग की बातें करती रहती हो। तो वो कहते हैं नहीं स्मेल नहीं आ रही है। ये बात फिर वो फील करते हैं, कहते हैं नहीं यार इसका मतलब कि कोई केमिकल है और ये केमिकल सक कर लेता। फिब्रिज बनाया उन्होंने कंपनी ने, फिब्रिज उसके बाद बिका नहीं। ये हैरान हो गए कि इतनी अच्छी चीज़ बनी लेकिन बिकी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर फिर वही एक स्टिमुलस डाला, एक क्रेविंग डाली और उसके अंदर एक सेंट डाल दिया। वो सेंट डालने की वजह से क्या हुआ, वो फिब्रिज बिकता चला गया। अब क्या हुआ कि आपने एक फिजिकल उसके अंदर क्रेविंग डालकर उसी हैबिट के लूप को आगे बढ़ा दिया। यानी आपने उसको हम कह सकते हैं मैनिपुलेट किया या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उसको यूटिलाइज किया, और आपको पता था कि अगर वो स्टिमुलस आप डाल देंगे तो वो लूप जो है उसके अंदर वो रूटीन भी डेवलप होगा और उसके बाद रिवार्ड भी पैदा होगा। उसके बाद फिर आगे ये जब चैप्टर 3 पर आते हैं तो दोस्तों चैप्टर 3 के ऊपर आकर ये बताते हैं कि वो कौन से गोल्डन रूल्स हैं जो हैबिट को चेंज करते हैं। यानी चैप्टर का नाम भी है कि द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज विद ट्रांसफॉर्मेशन अकर। यहाँ क्या किया इन्होंने, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल ली फुटबॉल टीम की, जो अमेरिकन फुटबॉल टीम है, नेशनल फुटबॉल टीम, उसके कोई साहब हैं टोनी ड्रूगी नाम है उनका, कोई कोच हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये साहब जो थे उन्होंने कुछ अलग तरीके से टीम को ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने कहा कि साहब असल में अगर आप टीम के अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो रूटीन को चेंज कर दें। ये बात बड़ी मुख्तलिफ थी लेकिन इसके नतायज बहुत अच्छे आए। तो समझ में ये बात आई कि जो हैबिट लूप है उसमें जो ट्रिगर फैक्टर यानी क्यू है और जो रिवार्ड है उससे कहीं ज़्यादा अहम बात रूटीन है। यानी ये वो गोल्डन रूल है जिसकी वजह से आप बेटर रिवार्ड ले सकते हैं। यानी यही बात आगे जाकर इन्होंने इसी चैप्टर के अंदर एक और मिसाल दी AAA की, यानी AAA ये एक मखसूस किस्म का प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से हम जो शराब नोशी होती है दोस्तों उससे यानी अल्कोहलिज्म जो है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये बड़ा ही अजीब व गरीब प्लान था कि साहब ये AAA जो है ये बड़ा नॉन साइंटिफिक किस्म का है और इसके जो 12 स्टेप हैं, कभी आप गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएंगे, उसको आप पढ़कर हैरान होंगे कि उसके अंदर जगह जगह क्रिश्चियनिटी के रिफ्लेक्शंस आते हैं कि आपका अगर फेथ है और खुदा के ऊपर यकीन है तो ये यूं करें और इस तरह से 12 स्टेप दिए हुए। उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी हुआ कि भाई ये फेथ कौन सा वाला है। लेकिन बाद में राइटर ने एक और बात भी लिखी, उसने कहा कि असल में इसके अंदर भी बड़ी अहम बात जो राइटर ने समझाने की कोशिश की वो यही थी कि रूटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि होता क्या है कि जब भी कोई आदमी अल्कोहलिज्म करता है वो असल में थका हुआ होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, काम करके आया हुआ होता है, वो बार में जाता है और शराब पी लेता है और उसके बाद वो रिलीज करता है अपने स्ट्रेस को और रिलैक्स हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने AAA प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि साहब पूरा का पूरा ग्रुप बैठेगा और वो एक 12 स्टेप का प्रोग्राम होगा और उसमें हर आदमी अपनी पूरी कथा सुनाएगा, अपना स्ट्रेस सुनाएगा कि वो शराब पीने की वजह से उसकी फैमिली किस तरह डिस्ट्रॉय हुई, उसके सोशल इंटरेक्शन किस तरह डिस्ट्रॉय हुए, उसकी ज़िंदगी पे क्या है उसके बुरे असरात पड़े। तो इस तरह से वो डिस्प्लेसमेंट वही होगा जो अल्कोहलिज्म के बाद होता है। तो यूँ उन्होंने उस रूटीन के ज़रिए से उस रिलीफ को यूज़ किया और उसके नतीजे में अच्छा एक ऐसा रिवार्ड हासिल किया और ये रिवार्ड कमोबेश वही था
जो एल्कोहलिज्म के बाद मिलता था। तो ये 3 चैप्टर जो थे इनके इस इंडिविजुअल लेवल को कवर कर रहे थे। अच्छा, अब उसके बाद फिर ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर चलेगा। इंस्टीट्यूशन के ऊपर यानी ये पार्ट 2 है, इसके अंदर उन्होंने बताया कि वो कौन सी कीस्टोन हैबिट्स हैं जो मैटर करती हैं चेंज करने के लिए। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ की स्टोन हैबिट्स होंगी। और इसमें उन्होंने मिसाल ली है पॉल ओनील की। एक टर्मिनोलॉजी लिखी उन्होंने यहाँ पर, या टाइटल बनाया उसको, द ब्लैड ऑफ BALLAD, ब्लैड जिस तरह प्रोनाउंस करें, ऑफ पॉल ओनील। वो कहते हैं कि साहब एक एल्युमिनियम की कंपनी थी, उसका नाम था एलोक्वा, ALCOA। उसमें उन्होंने एक नए CEO को अपॉइंट किया, और वो साहब ये थे पॉल ओनील। और इनका बड़ा तजुर्बा था कि इन्होंने बहुत सारी फेडरल कंपनीज में काम किया हुआ था, उन्हें इदारों का पता था। वो जब आए इस एल्युमिनियम वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, तो उन्होंने आते ही सबसे पहला काम जो किया, जब उन्होंने अपने स्टेक होल्डर से और शेयर होल्डर से बातें की, तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे यहाँ के एम्प्लॉय की जो सेफ्टी है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना। उसके ऊपर खासी बातें हुई। उन्होंने कहा कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं नए CEO साहब। लेकिन आप हैरान होंगे दोस्तों कि साल भर के अंदर उनकी सेल आगे चली गई, बिल्कुल फ्लाई कर गई। वजह क्या थी? उन्होंने वो एक रूटीन चेंज कर दिया, जो रूटीन डिस्टर्ब कर रहा था एम्प्लॉयज़ के काम करने के लिए, कि उनकी सेफ्टी खतरे में रहती थी। उन्होंने ठीक उसी चीज़ को हिट किया। और बिल्कुल इसी तरह से कि एक और भी इन्होंने आगे मिसाल दी एक साहब की, मैं उसका भी जिक्र करता चलूँ। मिचर्ड फ्लैप जो एक स्विमर थे नेशनल लेवल के, उनका भी कहना ये था कि की क्या है, वो की वर्ड कौन से हैं, वो की हैबिट कौन सी जिसको चेंज करना चाहिए। उनका ख्याल ये था कि मेरी जो विजुअलाइजेशन है या जो मेरा पैशनेट है, वो मेरा असल में मेन पॉइंट है, जिसकी वजह से ही मैं फुटबॉल का स्विमिंग का चैंपियन हूँ। अच्छा, अब जो एक और बात जो इसी चैप्टर में इन्होंने आगे जाके की, हमारे ढीक साहब ने, चार्ल्स ढीक साहब ने, वो कहते हैं कि असल में ये जो साहब थे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि पॉल और नील साहब जो थे ना, इनका मुख्तलिफ फेडरल डिपार्टमेंट के अंदर खासा काम था। तो इन्हें पता था कि 2 ही तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी 2 ही तरह के डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। एक वो डिपार्टमेंट मिलेंगे जिसके अंदर लोगों को रूटीन का पता ही नहीं होता है, वो बस एक रूटीन में होते हैं और आते हैं और चले जाते हैं। उनको इससे भी कोई गर्ज नहीं होती कि रिवार्ड क्या मिल रहा है, बस एक मखसूस किस्म की साइकिल है, ऑफिस आना है और एक रूटीन में जाना है और चले जाना है। लेकिन एक ऐसे भी होंगे डिपार्टमेंट जहां पर उनको पता होता है कि किस रूटीन में जाएंगे तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा, और नतीजा ये होगा कि वो एक बेहतर शक्ल सामने आती है। तो इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई भी इंस्टीट्यूशन बेहतर हो सकता है। यानी ये आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि कौन सी चीज़ मुख्तलिफ रूटीन में की जाए कि आपको रिवॉर्ड मुख्तलिफ मिल जाए। इस तरह की बातें हैं इस पार्ट 2 के इस चैप्टर के अंदर। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके जहन में ऐसी बहुत सी बातें आ गई होंगी, क्योंकि जब मैं सिविल हॉस्पिटल में था तो मुझे पता था कि किस कदर का क्या कैओस था और कैसी हैबिट्स थी। और फिर अगर आप उसके साथ ही किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में या खान हॉस्पिटल में किसी और हॉस्पिटल चले जाएं, तो मैं ये उसको वो नहीं करना चाह रहा हूँ, मगर एक रूटीन नज़र आती है कि साहब एक पर्टिकुलर रूटीन है। और ऐसा सारे मगरिब में भी होता है कि हम जिस इदारे में भी काम करते हैं, हमारे पास एक असाइनमेंट होता है, चाहे हम डॉक्टर हो या किसी भी शोबे से हो, और हमें पता होता है कि ये हमारे पर्टिकुलर जो है टारगेट्स हैं जो हमें आज पूरे करने हैं, और इसी तरह से एक हमें उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। मेरा ख्याल हम एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद बाकी हिस्से को डिस्कस कर लेते हैं। यही साथ साथ रहिएगा। I worked very hard to build this business. Now, how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. ब्रैंडफर्ड डाउनटाउन में इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका। लॉरियल यूनिवर्सिटी कैंपस सेंट्रल लाइब्रेरी से चंद कदम के फासले पर। कॉन्डो प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम $300,000, बुकिंग विद ओनली $5,000, इजी एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर, मिनट्स टू हाईवे, फ्रंट ऑफ द वाटर पार्क, 2 साल की रेंटल गारंटी, 1 साल की फ्री मेंटेनेंस और साथ में फ्री असाइनमेंट क्लॉज। Buy a condo and enter to win a brand new car. To book a unit, call Adnan Shamsi at 416-788-7009 or visit Grand Bell Condos. If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga,
Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. घर खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक। If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. 647-518-3000. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. वेलकम बैक दोस्तों। अब आगे चलते हैं, जरा पार्ट 2 के नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। जैसे पिछला चैप्टर था वो ये कि वो बता रहे थे कि क्या हैबिट्स होती हैं किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन की। इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर 5 है, इन्होंने बताने की कोशिश की कि कौन सी चीज़ ऐसी है, यानी स्टारबक के हवाले से बात की तो टाइटल में भी स्टारबक का ही नाम लिखा, स्टारबक एंड द हैबिट ऑफ सक्सेस व्हेन विल पावर बिकम ऑटोमेटिक। यहाँ इन्होंने बताने की कोशिश की कि कुछ इदारे, खुसूसन जैसे ये जो हमारा स्टारबक है, कॉफ़ी की बड़ी मशहूर दुकान है, आप मतलब एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप की चीज़ है। आप कहने को बहुत सारे हैं, टिम हॉर्टन भी है यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, सेकंड कप भी है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी लगती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा स्टारबक है, इसके अंदर एक अलग तरह का इन्वायरमेंट मिलता है और वो कहते हैं कि सर्विस है हमारी सब कुछ। यानी एक तो इन्वायरमेंट आपको अच्छा मिलता है, कॉफ़ी की स्मेल होती है, दूसरा कि आप वहाँ जाते हैं तो एक इंटरनेट फ्री होता है और आप कुछ बच्चे बैठे पढ़ भी रहे होते हैं, कुछ लोग बैठ के सोशल डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक कहीं पर, मतलब एक इन जनरल एक बड़ा ही रिलैक्सिंग एंड कंफर्ट वाला माहौल होता है। इन्होंने क्या किया, स्टारबक की बात की, इन्होंने कहा कि साहब स्टारबक के अंदर जो मेन चीज़ है जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए है, जो हैबिट का लूप के अंदर अहम रोल प्ले कर रही है, रूटीन के अंदर रोल प्ले कर रही है, वो असल में सेल्फ कंट्रोल है, सेल्फ डिसिप्लिन है और विल पावर है। वो कहते हैं कि विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन को जनरेट किया जा सकता है, उसको हैबिट का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर खासा डिस्कशन है किताब के अंदर। उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि वो बच्चे, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहलाती है, वो बच्चे जो शुरू से ही सेल्फ डिसिप्लिन में थे, जो शुरू से ही सेल्फ कंट्रोल में थे, उनके आगे जाकर सेट के रिजल्ट्स या जीआरई के रिजल्ट्स या जो भी उनके रिजल्ट्स होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल के पर, वो अच्छे ही आते हैं, और जो इसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं उनके लेवल्स अच्छे नहीं आते। तो इसका मतलब ये कि विल पावर जनरेट हो सकती है। उसके बाद उन्होंने इसमें स्टडीज़ की, उन्होंने कहा कि साहब अगर फ़र्ज़ करें कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है तो किस तरह से अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो सकती है। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे ऐसे पेपर्स, जिसे कहते हैं ना, क्वेश्चनेयर बना के दे दिए कि आपको बताना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर रश का टाइम है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। और उसके बाद हर एक शख्स को, हर एक एम्प्लॉय को आज़ादी दी कि वो बताएं कि उनकी हैबिट में क्या ऐसा चेंज आए कि जिसके बाद एक बेटर रिजल्ट सामने आ जाए। और फिर उसके बाद एक और इन्होंने, मैं कहूँगा कि रिसर्च फिलोसफर का तस्करा किया, मिस्टर मॉर्वन कुछ नाम था उनका। उन्होंने कहा कि जब कभी भी ऑटोनोमी होती है तो रिवॉर्ड बेहतर होता है, जब कभी भी ऑटोनोमी होती है तो विल पावर अच्छी डेवलप होती है, सेल्फ कंट्रोल अच्छा डेवलप होता है, सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा डेवलप होता है। ये एक बड़ी अच्छी मिसाल थी। एक और भी मिसाल थी इसके अंदर, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने कहा कि साहब एक हॉस्पिटल का तस्करा किया स्कॉटलैंड का 1992 का। उन्होंने कहा कि साहब ऑर्थोपेडिक से जो केसेस बाहर आ रहे थे, अगर उनको ये पता हो पेशेंट्स को आफ्टर द सर्जरी कि वो दर्द होगा तो दवा खाएंगे और उनकी मोबिलिटी इंप्रूव होगी, और अगर उनको ये पता हो कि वो फलां जगह जा रहे हैं बस स्टॉप पर और 5 मिनट के बाद वो दवा ले
ले लेंगे इसलिए कि उनको पता है कि 5 मिनट के बाद दर्द होने वाला है, तो उनका पेन कंट्रोल बेहतर होगा, उनकी मोबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तो ये भी उन्होंने स्टैटिस्टिक्स से साबित किया कि एक पर्टिकुलर हैबिट और सेल्फ डिसिप्लिन अगर उसमें शामिल हो उस हैबिट के अंदर, तो रिवॉर्ड के अच्छे चांसेस हैं। नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों फिर ये आते हैं, तो वहां पर ये एक और अलग तरह की बात की उन्होंने कहा कि जरा इसी हैबिट लूप पर रहते हैं, यानी क्यू, रूटीन और रिवार्ड, यानी यही और क्रेविंग, यही एक लूप है जिसके ऊपर उन्होंने डिस्कस किया। कि उन्होंने कहा कि साहब अगर हम जरा पावर ऑफ क्राइसिस को समझे, इस चैप्टर का नाम उन्होंने रखा था हाउ लीडर्स क्रिएट हैबिट थ्रू एक्सीडेंट्स एंड डिजाइन। इनका कहना था कि साहब उमूमी तौर पर ऐसे इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाएंगे, खुसूसी तौर पर उन्होंने रोड आइलैंड हॉस्पिटल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैओस में था ये इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर हर चीज़ एक बहौल कैसे हर आदमी अपनी जगह एक दादा बना हुआ था, यानी नर्सेस हैं तो उनका अपना और ये चीज़ हमको हमारे अपने भी हॉस्पिटल से मिल जाएगा। क्या आप देखेंगे कि साहब वो वार्ड बॉय हैं तो वो भी एक अपनी जगह उनकी चल रही है, नर्सेस हैं तो उनका अपना एक हिसाब किताब है, डॉक्टर हैं तो वो उस्ताद बने घूम रहे हैं, कोई किसी की सुनने नहीं वाला, जो सफ़र कर रहा है वो बेचारा मरीज ही है। तो इस किस्म के इदारों में चीज़ें एक लेवल पर, इन्होंने कहा लोअर लेवल पर आती हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक लीडर जो होता है उस लेवल से हैबिट को चेंज करता है और एक नई चीज़ सामने लेकर आता है। ये एग्जाम्पल उन्होंने ली थी असल में लंदन की भी, एक एलिवेटर के जलने की। उन्होंने कहा था कि वुड के बने हुए एलिवेटर थे और वो जल गए और उसमें बहुत सारे लोग मरे। ये वाकई हुआ था 1987 में। उसके बाद से फिर एक नई बाज़ाब्ता एक शक्ल सामने आई कि कैसे एलिवेटर होने चाहिए और उसके फ्लोर कैसे होने चाहिए, उसका बाज़ाब्ता तमाम का तमाम सिस्टम जो है वो किस तरह से बिन स्टेशन से या फिर पर्सनल प्रोटेक्शन से या फिर उन तमाम इक्विपमेंट से या रेडियो कम्युनिकेशन से कैसे कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आप उन पर यकीन कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर हैबिट कैसे डेवलप करेंगे एलिवेटर यूज़ करने की भी, जिसके बाद आपको रिवॉर्ड बेहतर मिलेगा और एक्सीडेंट्स कम होंगे। अगला चैप्टर जो है इनका इसी हवाले से वो ये था कि उन्होंने उसमें टारगेट जो एक इंस्टीट्यूशन है वो, या इंस्टीट्यूशन तो नहीं कहूँगा, टारगेट एक जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक फ्रेंचाइज है जहाँ से आमतौर पर हम चीज़ें ख़रीदते हैं हर तरह की, उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से टारगेट को पता चल जाता है। जैसे वॉलमार्ट का भी हम कह सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, बेस्ट बाई की बात कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे अमेज़न है या ईबे है या फिर नेटफ्लिक्स है, इस किस्म के बहुत से ऑनलाइन दुकानें भी हैं। वो दुकानें एक तरह की, वो सब जो है किस तरह से तय कर लेते हैं कि उनके जो ख़रीदार हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन्हें क्या चाहिए। तो वो असल में उनको पता होता है लोगों के हैबिट का, मुख्तलिफ कोपन्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ पूरे साल का एक पूरा स्टेटिस्टिक्स होता है, एक पैटर्न उनको पता होता है। तो इस तरह से टारगेट जो है वो इस तमाम स्टेटिस्टिक्स को यूज़ करते हुए, सारी रिसर्च को यूज़ करते हुए अपनी सेल बढ़ा लेते हैं। तो ये एक पूरा हैबिट लूप है जो यूटिलाइज होता है, और ऑफ कोर्स इसलिए यूटिलाइज होता है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक तरह से इसको मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं आप, लेकिन दिस इज़ हाउ द मार्केटिंग वर्क, हैबिट लूप के ज़रिए से, क्योंकि उनको पता है कि ब्रेन में एक एरिया है जो डोपामिन रिलीज़ कर रहा है और उसको एडिक्शन में भी चेंज कर रहा है। तो हाउ डू वी ट्रैप इनटू दैट साइकिल टू बाय देयर स्टफ अगेन एंड अगेन। इसमें इसी तरह उन्होंने एक और मिसाल भी दी, वही बड़ी अच्छी मिसाल है कि कोई सॉन्ग है जो बहुत हिट हो जाए और कोई ओल्ड सॉन्ग है जो कभी हिट हुआ हो, तो एक दरमियान का सैंडविच सॉन्ग भी निकाल लेते हैं। और वो उन्हें पता होता है कि चूंकि उसका वो बहुत बिका है, कोई भी सॉन्ग जो है, जो कोई रिकॉर्ड बिका है, तो क्यों ना एक और रिकॉर्ड ऐसा क्रिएट कर लिया जाए जो इनके दरमियान का है, यानी एक पुरानी क्लासिक सिंगिंग है और एक नई सिंगिंग है और उसके दरमियान का एक आपने एक चीज़ निकाल लिया और वो भी हिट हो जाता है, इसलिए कि वो दो पहले हिट हो चुके हैं। अगले चैप्टर में दोस्तों जब ये आए हैं तो ये है वो जो सोसाइटी के हवाले से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि यहाँ पता चलता है कि सोसाइटीज़ की भी अपनी हैबिट्स होती हैं जिसको चेंज होना ज़रूरी है। इसमें इन्होंने क्या किया, चैप्टर 8 है इनका ये, इसमें इसकी इन्होंने टाइटल रखा सैडलबैक चर्च एंड द मॉन्टगमरी बस बाइकट। अब आपको याद आ गया होगा मॉन्टगमरी बस बाइकट का कि किस तरीके से मूवमेंट हैपन होती है, किस तरीके से मूवमेंट पूरी सोसाइटी को चेंज करती है। 1950s का ज़माना था, आपको याद होगा, सिविल राइट मूवमेंट आई थी, मार्टिन लूथर किंग वाली बात है ये जूनियर की, कि साहब मॉन्टगोमरी जो कि अलबामा का एक शहर है, वहाँ पर एक बस के अंदर एक ब्लैक औरत बैठी थी अपनी 2-3 दोस्तों के साथ काम करके वापस आके। उस ज़माने में रूल था, सेग्रीगेशन बहुत थी अमेरिका में, कि साहब वाइट जब आएंगे, कोई भी आता है तो ब्लैक अगर कोई बैठा है, मर्द औरत तो बच्चा है, वो उनके लिए सीट खाली कर दे। उस खातून ने सीट खाली नहीं की। उसके बाद हुआ ये कि वो पकड़ी गई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया क्योंकि ड्राइवर ने कंप्लेन कर दी, उसके ऊपर चालान लगा उसके ऊपर। अब क्या हुआ, उसके बाद ये मूवमेंट बन गई। उसके बाद ये इतनी बड़ी मूवमेंट बनी कि पूरे यानी दिसंबर दोस्तों वो 1955 से दिसंबर 1956 तक ये मूवमेंट पूरे अमेरिका के बहुत सारे शहरों में, स्टेट्स में फैल गई और उसके बाद पूरे सिविल लॉज चेंज हो गए।
और एक पूरी की पूरी शक्ल सामने आ गई कि साहब सेग्रीगेशन नहीं होगी कलर की बुनियाद के ऊपर। और सिर्फ बस की बात थी, लेकिन वो बस से निकलकर कमोबेश हर इसमें कि औरतों को पूरे हुकूक मिले, ब्लैक्स को वोट के भी हुकूक मिले, और जो भी सारे लॉज हैं उनमें उनको इक्वल राइट्स मिल गए जितने वाइट्स को थे। अब सवाल उन्होंने उठाया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या था उस खातून के अंदर, रोज़ा पार्क उनका नाम था, रोज़ा पार्क में ऐसा क्या था। रोज़ा पार्क के अंदर कुछ बातें खास थी। उन्होंने कहा इनकी ये वही बात है जो मैं दोबारा जाऊँगा उस वाले पहली वाली बात के ऊपर, ची वाली बात के ऊपर, कि ची के इर्द गिर्द कोहिशन कैसे डेवलप होती है। इन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि उस खातून के अंदर एक अट्रैक्शन थी कि उसने सोसाइटी में बड़ा काम किया हुआ था, वो कई चीज़ों में इन्वॉल्व थी। वो कहने को वो एक किसी फैक्ट्री में काम करती थी, मगर उसके अलावा वो बहुत सारे वॉलंटियर काम करती थी। वो निटिंग करती थी, अस्पताल के लिए मरीजों के लिए स्वेटर बनाती थी, वो शेल्टर के लिए मुफ्त में काम करती थी, वो कुछ इदारों की सेक्रेटरी वगैरह लगी हुई थी, उनके लिए चंदे जमा करती थी। तो वो ऐसे काम करती थी कि उसने अपनी ची को या उस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को इस हद तक शहर में फैलाया हुआ था कि कोहिशन डेवलप हो गई थी। जब वो गिरफ्तार हुई तो वो जंगल की आग की तरह फैल गई चीज़, और नतीजा ये हुआ कि लोग जमा होते चले गए। हालांकि उससे पहले भी ऐसे वाक़यात हो रहे थे। इसने कई एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि जेनवा जॉनसन का वाक़या भी 1946 में हुआ था, ये खातून अरेस्ट हुई थी। और वायला वाइट है, कैटी विंगफील्ड है, ये दोनों ब्लैक चिल्ड्रन थे, उनको अरेस्ट किया गया था। 1952 के अंदर मॉन्टगोमरी के अंदर बाज़ाब्ते एक लड़के को शॉट कर दिया, गोली मार दी गई थी। 1955 के अंदर क्लॉडिट क्लेविन एक प्रेग्नेंट औरत थी, उस बेचारी को नहीं बैठने दिया गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था। इतने वाक़यात हुए, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं बनी, सिविल राइट मूवमेंट, लेकिन इस खातून की वजह से बनी। क्यों? इसलिए कि एक बहुत बड़ा सर्कल डेवलप होता चला गया, क्योंकि एक तरह की अट्रैक्शन, एक कोहिशन उसने डेवलप की थी अपने इर्द गिर्द, और वो चीज़ काम आती है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको स्टेबल रखा गया, और रिवॉर्ड जब मिला, जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर आया, वो यंग लड़का जिसके अंदर बड़ा क्राइज्मा था, और उसने उस मूवमेंट को यूटिलाइज किया और पूरे अमेरिका के अंदर लॉज चेंज कर दिए, सिविल लॉज। ये अलग बात के बेचारे को आखिर में मार दिया गया, नोबेल प्राइज़ भी उन्हें मिला था, आपको याद होगा। लास्ट चैप्टर जो है ना दोस्तों, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बताने की कोशिश की कि आखिर न्यूरोलॉजी क्या है फ्री विल की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ इन्होंने दो मिसालें ली। उन्होंने कहा कि साहब जो लोग जुआ खेलते हैं ना, ये जो गैम्बलिंग करते हैं, वो जानते हैं कि इससे कंसीक्वेंसेस ख़राब आ सकते हैं, उसके बावजूद वो खेलते चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी वाक़यात होते हैं जिसमें आपको पता नहीं होता, लेकिन वो भी आपके हैबिट का हिस्सा होते हैं और उसके अंदर कोई इंसिडेंस हो सकता है। इन दोनों बातों को उन्होंने बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि गैम्बलिंग जो होती है पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और इससे बहुत मुनाफा हो रहा है, बहुत बिजनेस फैला हुआ है। तो ये असल में इसके पीछे क्या चीज़ है? इसके अंदर बात दरअसल ये है कि हैबिट जो है वो एडिक्शन में चेंज किस तरह से होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्लॉट होती है उसमें विनिंग के जो होते हैं, वो सिर्फ ये नहीं होता कि विन और लॉस, उसमें एक मिडिल नंबर रखा जाता है कि वो किनारे से आपका विन रह गया। दिस इज हाउ यू गो टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन वेयर डोपामिन रिलीज क्वाइट अ बिट, और आपके अंदर वो एडिक्शन डेवलप हो जाती है कि आप दोबारा उसी क्यू में जाते हैं, फिर रूटीन में जाते हैं, फिर पैसा लगाते हैं। आप देखें कभी किसी यहाँ पर मुख्तलिफ स्टोर्स और जगहों पर लोग मुसलसल लॉटो खेलते रहते हैं, कहते हैं यार 4 नंबर लग गए, 5वां नहीं लग पाया, वरना इस बार लग गई थी लॉटो। कुछ लोग तो रूटीनली लॉटो खेलते रहते हैं कि उनको पता चलता है कि बस वो मिलियनर बनेंगे ज़रूर। ये असल में वही एडिक्शन है जो डोपामीन के मुसलसल बेसल गैंग्लियन में रिलीज़ होने की वजह से हो रही है। अच्छा दोस्तों, आखिरी बात जो है इस किताब के हवाले से वो था इसका अपेंडिक्स, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो असल में वो यहाँ इन्होंने डिस्कस किया कि रीडर्स की गाइड क्या होनी चाहिए। यानी ये बात तो हमें समझ में आ गई कि सब क्यू है, रूटीन है, रिवॉर्ड है, और उसके अंदर एक क्रेविंग फैक्टर है, और इस हैबिट को चेंज करने के कई लेवल्स हैं। मगर जो आखिरी बात है वो ये कि क्या इसको चेंज करना इतना ही आसान है? किताब को पढ़ना आसान है, लेकिन इसको चेंज करने के लिए कोई मैजिक फार्मूला नहीं है उनका। लेकिन इसमें 3-4 बातें हैं जो हमें गौर से देख लेनी चाहिए। ये हिस्सा इसलिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वी शुड आइडेंटिफाई द रूटीन। पहली बात कि हमें रूटीन को आइडेंटिफाई करना इसलिए आसान है क्योंकि कभी कभी ट्रिगर को हम नहीं कर पाते हैं कि आखिर क्या चीज़ है जिससे हम फेसबुक पे बैठना चाह रहे हैं, या क्या चीज़ है जिसके लिए हम गैम्बलिंग करने वाले हैं, या क्या चीज़ है जिसके वजह से स्मोकिंग करना चाह रहे हैं। निकोटिन तो ब्लड में नहीं रहता है, लेकिन फिर क्या वजह है कि वो हैबिट बनी हुई है। तो वो चीज़ को जानना ज़रूरी है। वो कहते हैं फिगर आउट द हैबिट लूप के अंदर कि कौन सी चीज़ है जो क्यू का सबब बन रही है, कौन सी चीज़ है जो रूटीन का सबब बन रही है, कौन सी चीज़ है जो रिवॉर्ड है, और वो रिवॉर्ड कैसा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब रूटीन को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, और रूटीन को आइडेंटिफाई करना आसान है ट्रिगर के या क्यू के मुकाबले में और रिवॉर्ड के मुकाबले में, इसलिए कि रूटीन चेंज किया जा सकता है। रूटीन के अंदर तब्दीली मुमकिन है कि जिस वक्त वो चीज़ आप कर रहे हैं उसको बदल दें। आगे उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रिगर को भी आप चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ट्रिगर पर भी गौर करें कि जिस वक्त आपको एक काम का ख्याल आता है, फॉर एग्जांपल कोई साहब गुटखा खाते हैं तो उन्हें कब ख्याल आता है, वो क्या दोस्तों के साथ होते हैं, क्या वो अकेले होते हैं, क्या टाइम होता है, क्या
क्या लोकेशन होती है, उसके फ़ौरन बाद वो क्या उनका ख्याल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए कि क्या जब उसके बाद जो प्लेजर सेंस आता है, वो प्लेजर सेंस कितनी देर रहता है उन्हें, उसके बारे में सोचें, वो कहते हैं उसको लिख लें और सोचें कि इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे क्या, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, और अगर ये हो गया है तो उसके बाद मुझे क्रेविंग कितनी देर के बाद आती है, तो उससे रिवॉर्ड और क्रेविंग के दरमियान के सेंस का अंदाज़ा हो जाएगा और उसका नुकसानात क्या हो रहे हैं। ऑफ कोर्स वो तो इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेज 4 उन्होंने कहा कि साहब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि प्लान होना चाहिए, एक क्लियर कट प्लान होना चाहिए कि साहब किस तरह से इस पूरे लूप को चेंज किया जाए। और इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि साहब रीराइट करें उसको, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, और किसी तरह से जानने की कोशिश करें कि आखिर कैसे ये पूरा का पूरा शेप चेंज हो जाए और आपके फेवर में आ जाए। दोस्तों बड़ी अच्छी लगी मुझे किताब, इंडिविजुअल लेवल से लेके पूरी सोसाइटी के लेवल तक। और इसको मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी एनालाइज कर रहा था कि हमारी पूरे 24 घंटे में कितने हैबिट के लूप्स बने हुए और कितने ही लूप्स ऐसे हैं जो हमें क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं, क्या वाकई वो रिवॉर्ड हमें कुछ दे रहे हैं या बस हमें एक इल्यूजन में रखते हैं। तो अच्छी लगी किताब मुझे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। देखिएगा आप इसको जब आपके पास टाइम हो। अब मेरा ख्याल है कि इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा किसी नई किताब के साथ। इस दौरान मुताले में देखता हूँ क्या चीज़ आती है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा।